क्या इसको भी जेल होगी मेरे साथ कि तू इसके साथ भागीदारी है, तू इक्वली रिस्पॉन्सिबल, चल तू भी जेल चल, या इसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कुछ भी नहीं होगा, नो एक्शन, आंच नहीं आएगी इसके ऊपर, बाल बांका नहीं होएगा इस पर, हाँ कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। जज ये जानता है ये झूठ बोल रही है, झूठी है, एक नंबर की मक्कार है। नहीं नहीं अभी नहीं अच्छा पर्सनली मत चलना। जज को ये बात पता है कि इसने झूठ बोला है, मेरे को फर्स्ट डे से पढ़ लिया था इसकी आंखों में कि ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना, झूठे एविडेंस आ रही है, हर बात जो ये लेके आई सब झूठी साबित हुई कोर्ट। जज को पता था ये मिली भगत है इन दोनों की, उसने कत्ल कर दिया, अब ये बचा रही है, लेकिन इसके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। पता क्यों? वकालतनामा मैंने इसको ऑथराइज किया है लॉयर को कि तू मुझे रिप्रेजेंट कर। अब कोर्ट में जो भी कुछ बोल रही है ये, उसके लिए मैं लायबल हूं, ये लायबल नहीं। शी इज जस्ट माई, आपको पता है एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता थर्ड पार्टी को, इसके एक्ट किए हुए एक्ट के लिए ऐसे तो सारे वकील जेल बैठे हो, हाँ सारे वकील लाइसेंस कैंसिल करवा के बेरोजगार घूम रहे हो। मेरा तो लाइसेंस कैंसिल हो गया, मैं केस हार गया था ना, जज ने मेरा लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। नहीं तो दिहाड़ी में उनका काम यही है। वो जो झूठ बोल रहे हैं वो अपने बिहाफ पर नहीं बोल रहे, क्लाइंट के बिहाफ पर बोल रहे हैं, और क्लाइंट ने वो झूठ बोलने के लिए उनको ऑथराइज पैसे नहीं दिए, क्लाइंट ने वो झूठ बोलने के लिए उनको ऑथराइज किया। तो कल को अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई पेनल्टी लगती है, तो वो वकील पे नहीं लगेगी, क्लाइंट पे लगेगी, सजा क्लाइंट को होगी, जेल क्लाइंट जाएगा। वकील तो बिल्कुल जैसे कमल का फूल कीचड़ में, उसमें कोई कीचड़ नहीं लगता है क्या? कमल के फूल कीचड़ में दिखता है कोई? आपने कभी देखा है कमल के फूल पे कीचड़ पड़ा? उस पे कोई कीचड़ नहीं, वो तो कमल के फूल की तरह एक लॉयर, हाँ नो डर्ट, सारा जिम्मेदारी। तो ऐसे ही आपने ये जो रेजोल्यूशन उसको बना के दिया, रेजोल्यूशन के साथ एक वकालतनामा की कॉपी वो भी साइन करेंगे, बोर्ड ऑथराइज का जो भी ऑथराइज होगा वो तो साइन करके देगा, तो ये हमारे को रिप्रेजेंट करेगा। जो कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है वो कैंसिल नहीं होगा, कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है। कल को कंपनी ये कह सकती है ये तो पागल है, इसको तो पता ही नहीं था, तो फिर ऐसे पागल को आपने क्यों किया? अब तो इसने जो आपको रिप्रेजेंट किया उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब ये बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको वकालतनामा बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये वकालतनामा। सर ये 8 पॉइंट के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ले 1 पॉइंट के ब्रैकेट में जो लिखा उसी की तो सारी डिस्कशन हुई अभी थी, राम कहानी, ऑथराइजेशन लेटर, वकालतनामा, उसके आगे, अरे यार हाँ उसके आगे पूछना था, ये भी देना है। इसके बिना तो आपको आने नहीं ना दिया जाएगा। आप कहते हो सर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ फलाने, आपके पास क्या अथॉरिटी है? अच्छा कल को कोई नया बंदा आ जाता है, परसों कोई और नया बंदा आ जाता है, तरसों कोई और नया बंदा, हम तो पागल ही हो जाएंगे, कल तो तू थी, परसों वो थी, परसों वो था, अरे कोई एक बंदा, तो जिसका वकालतनामा आ गया अब वही आएगा फिर, बार बार ऐसा नहीं तो रोज रोज कोई नया बंदा आ जाता है, रोज ही नई स्टोरी। अच्छा फिर हमने बोला आपने एक एफिडेविट देना है, that no employee is retrenched, मतलब किसी
एम्प्लॉय को हमने निकाला नहीं है। हाँ, तो कुछ छोड़ के गया तो उसकी मर्जी है। प्लस एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी of application to ROC, Chief Secretary, SEBI, Regulatory Authority, एक्सेट्रा। आपको ये भी बताना है कि सर ये जो एप्लीकेशन हम आपको दे रहे हैं ना, खाली आपको नहीं दी, हमने यही सेम एप्लीकेशन, हाँ, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भी देना कि भैया सच में हमने भेजी है, आरओसी को भी भेजी है, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी है, सेबी को भी भेजी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब जैसे मेरी एक एनबीएफसी थी तो मेरी रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई है तो आरबीआई को दी है। अगर मैं एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी था तो मेरी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी थी तो सेबी को दी है। अगर मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी था तो आईडीआरए, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके पास मैंने दी है। तो जो भी मेरी रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको ऑनलाइन या ऑटोमेटिकली सबको जाता है नहीं, आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ऑफलाइन भी भेज सकते हो, पर आपको एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भेजनी है। ऑनलाइन होता है वो ऑटोमेटिकली, बट यू हैव टू गिव दिस ऑल द पेपर। आप बताना पड़ेगा कि हमने ये उनको भी भेजा, उसकी भी कोई, जब आपने ऑनलाइन सबमिट किया होगा तो आपके पास कोई उसकी वो होगी, सबमिशन का कोई आता है ना कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, व्हाटएवर जो भी, तो वो लगाओ। बट उसकी कोई कॉपी, उसका कोई प्रूफ लगाना है आपको कि आपने सबमिट किया है। ऐसे बोलने से नहीं कि मैंने नहीं सर ऑनलाइन मैंने कर दिया था, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव समथिंग एज अ प्रूफ। बस सर टाइम हो गया। प्लस आपको प्रूफ देना है ऑफ सर्विंग नोटिस टू डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। आपको बताना है कि आपने किस किस को भेजा है, अपने सारे डिवेंचर्स को इंडिविजुअली, सारे डिवेंचर होल्डर्स को प्लस अपने क्रेडिटर्स को भेजा है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स, मतलब जिनको ऑब्जेक्शन है, इसके दो चीजें हैं, या तो आपने पे कर दिया इनके ड्यूज या कंसेंट ऑब्टेन कर ली। कैसे करी होगी? सिक्योरिटी दी होगी तभी कंसेंट दी होगी इन्होंने, पहले ऑब्जेक्ट कर रहे थे बाद में कंसेंट दे दी। कैसे? सिक्योरिटी लेकर। जैसे आप कहते हो ना ये नेता अभी वोट मांगने आया, अभी जो करवाना इससे, अभी तो उल्टा लटकने को बोले हुए तो उल्टा भी लटक जाएगा, है ना। तो फिर एक बार जीत गया तो फिर नहीं हाथ आने वाला ये, फिर 5 साल बाद, तो फिर 5 साल तक फिर ये आपको उल्टा लटकाएगा। फिर डिटेल्स ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इंक्वायरी अगर कोई चल रही है तो
copy of notice published in 2 newspaper. अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि वो 2 न्यूज़पेपर उसको पब्लिश करना, वो सारी बातें, पर उसकी वो कॉपी भी आपको एप्लीकेशन में पहले लगा दूंगी। फिर आपको लगानी है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन न्यूज़पेपर। Fourteen days before एक्चुअली क्या होता है कि जिन जिन क्रिएटर्स को प्रॉब्लम होती है ना, आरडी कहते हैं आपको पर्सनली हियर करूंगा, तो हियरिंग से 14 दिन पहले आपको वो एक डेट देता है नोटिस की, हियरिंग की, तो उससे 14 दिन पहले है ना आपको वो पब्लिकेट करना पड़ता है न्यूज़पेपर में कि भैया इस दिन पे हियरिंग है, सो दैट ये जनरल नोटिस हो जाए टू दी वर्ल्ड एट लार्ज कि भैया हमने तो सबको बता दिया। हो सकता है किसी और क्रिएटर को भी प्रॉब्लम थी, बोला नहीं था, लेकिन नोटिस पढ़ के आ जाए। अगर नहीं है ऑब्जेक्शन, यूजुअली कंपनी को बिफोर हैंड सेटल करती है, ऐसे नहीं बाद में, पहले ही। और कंपनी को ये तक भी पता होता है कि किस क्रिएटर को दिक्कत आएगी, ये बताओ, ये पड़ेगा, बाकी तो कुछ अच्छे भले भले मानुस भी। अच्छा, फिर हमने बोला कि सर स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ शिफ्टिंग, ये तो सबसे पहले देना चाहिए था, इतनी राम कहानी करके फिर बताना कि क्यों शिफ्ट किया, कर लो। अगर एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन आई है तो उसकी भी डिटेल ऑब्जेक्शन received in response of ठीक है। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे अलोंग विद, तो आप सोच रहे हो कंपनी सेक्रेटरी का काम कितना बढ़ने वाला है, इसमें छोटा मोटा काम नहीं है, कितने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने, और फिर भी उसके बाद वो आप जो डॉक्यूमेंट लगाओगे तो वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन और जब ये कमी पेशी निकालने पे आते हैं ना, अंड संड कुछ भी निकालते, मैं बड़ी आपको हैरानी की बात बताता हूँ, मैंने एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए डाली, एसडीएम कहता है कि ये जो एमओए एओए आपने मेरे को दिया है ना, ये ग्रीन पेपर के ऊपर प्रिंट होने थे। मैंने आज तक कभी यही ऑब्जेक्शन नहीं सुनी, मैं लिख के दे, जरा लिखूंगा, पेज जो आपने ये दिया है ना, लाइट ग्रीन कलर का एक पेपर आता है लंबे वाला, कहता है ये उस पर प्रिंट होने दे, या आप तो A4 साइज पे प्रिंट करके ले आए, बताओ यार क्या निकाल रहा है। मैंने कुछ भी, ये तो अनाप से तो वही निर्मल बाबा वाली बात हो गई कि हाँ समोसे खाओ कृपा हो, मैंने कुछ भी, समोसे लास्ट कब खाए थे बाबा जी, काफी टाइम हो गया, बस इसीलिए तो कृपा रुकी है।
कौन चटनी के साथ? अच्छा पापड़ खाए थे, कौन सी खाए थे? हरी के साथ खाते थे, लाल के साथ खाए थे? बाबूजी लाल के साथ खाए थे। हरी छोड़ दी, फेंक दी, सारी कृपा तो उसी चटनी में थी। कुछ बोलना है वाले, जो मन आए सो बोलना है। तो वो ऐसी कुछ बढ़िया बराबर इस पे आ जाए। मेरे को एक बंदा ये कहता है सोसाइटी के कि जो गवर्निंग बॉडी होगा, वो जो जनरल बॉडी का मेंबर होगा, वो सारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर होंगे। सोसाइटी का रूल्स पढ़ो। सोसाइटी का रूल कहता है गवर्नर 21 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम 7, मैक्सिमम 21। मेरे जनरल बॉडी के अंदर 100 लॉग आउट कर दी। क्या हुआ? अरे ऐसे होते मैं काफी हद तक सुनता रहा। फिर मैंने बोला सर बुरा मत मनाना, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, LLM हूँ, PhD परस्यू कर रहा हूँ लॉ में। आप मुझे लॉ की समझ मत दो। आप मुझे ये दिखाओ कि ये जो सारी बातें आप बोल रहे हो कहां लिखी है, या तो मुझे ये सारी बातें राइटिंग में दो। आप मुझे लिख के दो कि जितने मेंबर्स उसमें होंगे उतने मेंबर, फिर आई विल डील विद इट। फिर मैं देखूंगा सर मुझे क्या करना, लिख के नियम देंगे, लिख के नियम देंगे। तो दिस इज हैपन। चलो अब थोड़ी सी ना आपको दिक्कत इसलिए होने वाली है क्योंकि ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी, हमने बोला ये भी डॉक्यूमेंट देना है, 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 ये भी डॉक्यूमेंट देना है। अब उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की हम दोबारा से बात करेंगे तो आप बोलोगे सर वो तो दे दिया तो फिर क्यों देना है? एक्चुअली ये आप ऐसा मान लो कि ये वाला स्टेप एंड में होता है, मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसको ऐसे समझ लेना कि अब जो हम चीजें दी है ना जो डॉक्यूमेंट, अब उन्हीं की एक बार चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हमने बोला कि सर नॉट मोर देन 30 डेज, not more than 30 days before date of filing of application in form INC 23। हाँ भी हमने INC अभी ऊपर वाला पॉइंट क्या पढ़ा, 23 हमने फाइल करना है, इंटीमेशन देना ना। तो हमको कह रहा है कि INC 23 फाइल करने से नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर। अब बता रहा हूं पहली बात क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है। पहली बात हमने कहा सर आपको एडवर्टीज करना है इन फॉर्म INC 26, एडवर्टीज इन फॉर्म INC 26। तो न्यूज़पेपर, दूसरी वर्नाकुलर समझते हो, वर्नाकुलर the registered office of company is situated। सर इसका मतलब है 30 दिन पहले हमें ये प्रोसीजर करना है, उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन के मेथड जितने आपने 15-16 लिखा है ये करने। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने वो एडवर्टीजमेंट दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर INC 23 फाइल कर देना, क्योंकि हम कह रहे हैं नॉट मोर देन 30 डेज, नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द INC
INC 23। INC 23 फाइल करने से 30 दिन से ज्यादा पहले नहीं, नॉट मोर। इसका ऐसा वाले मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी अभी इसको समझने में, क्योंकि हम INC 23 वाली बात कर चुके हैं, तो ये इसके पहले की बात कर रहा है, उससे पहले ये करना। अच्छा, अरे यार आपने करना है टू ऑल क्रेडिटर गरम चाय पी लो, खांसी आती है हैं? पहले गरम चाय तो पिया करो। होल्डर्स क्या ऑफिस क्या प्लस कहते हैं आपने देना है अच्छा, जो भी हमें ऑब्जेक्शन आए होंगे एडवर्टीजमेंट से, हो सकता है हमें कोई ऑब्जेक्शन आए, फिर उन ऑब्जेक्शन का हमने क्या जवाब दिया, फिर उनके क्या वापिस से कोई और, अगर कोई ऑब्जेक्शन का कोई और कोई काउंटर कुछ उन्होंने करा कि भैया हम पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, हमने उसका जवाब दिया, उसको उसने काउंटर किया, तो जवाब दिए, जो भी उसकी टेल मेंटेन करनी है और पोर्शन के अरे यार देना पड़ेगा। ये हम एक्चुअली कर रहे हैं क्रेडिटर्स की भलाई। ओ भैया उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ ना, उसके ऊपर ही चढ़ जाओ, मुझसे ही रहता है। दूर होकर बैठो थोड़ा सा उससे। तो अरे मेरे भाई ये क्लास चल रही है कि क्या चल रहा है मुझे बताओ, काम था तो तुम उसके कंधे पे क्यों चढ़ रहे हो? बिना कंधे पे चढ़े भी तो उसको बता सकते हो कि ये काम है। ये इसको थोड़ा सा ना फॉर्मल रखो क्लास का, इतना इनफॉर्मल बिहेवियर अच्छा अच्छी बात नहीं। सही बात है। नीता समझ में नहीं आ रहा सर लिख क्या रहे हैं। हमने कहा एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड विद copy of objection, received plus responses sent plus counter responses
रिसीव, प्रॉपरली टेब्यूलेटेड मतलब हाँ, फिर पहले आपने क्या भेजा, फिर उसका क्या आया, तो प्रॉपरली टैब्युलेट करके आपने उनको देना है सीक्वेंस में। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर ये सब नहीं देना। याद रखना, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट विल पास ऑर्डर विदाउट हियरिंग, मतलब हियरिंग तो तब होगी ना जब कोई ऑब्जेक्ट करेगा। विदिन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन, कितने दिन में? जिस दिन एप्लीकेशन मिली उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, या तो हाँ करेगा या अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, व्हाटएवर जो भी करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुई तो फिर तो हियरिंग होगी। इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि मेरे को भेजो क्या ऑब्जेक्शन आया, फिर आपने क्या जवाब दिया, फिर उसने क्या काउंटर जवाब दिया, वो सारी चीजें मैं पहले पढ़ लूं, समझ लूं, तभी तो मैं हियरिंग के अंदर समझ पाऊंगा। आप देखो ना, जब आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट एकदम से हियरिंग नहीं करता, पहले कोई केस फाइल करता है, फिर वही केस की कॉपी डिफेंडेंट को दी जाती है, डिफेंडेंट डिफेंस फाइल करता है, फिर वही कॉपी जो है जो एप्लीकेंट है, जो प्लेंटिफ है, उसको दी जाती है। वो दोनों कॉपी एक दूसरे की आपस में पढ़ लेते हैं, जज दोनों की कॉपी पढ़ लेता है, फिर जज जजमेंट करने के लिए बैठता है कि अब बता, अब तेरा केस हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, अब तुम बोलो। फिर जज उसमें से सवाल पूछता है, जो भी करता है वेरीफाई करने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से हमने भी सारे ऑब्जेक्शन जो आए, आपने जो जवाब भेजे, उनका जो वापस जवाब आया, वो सब हमने भी पढ़ लिया, समझ लिया। नाउ वी विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलो। तो हमने बोला अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुई तो क्या, हमने बोला कि सर इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड अ हियरिंग, है ना। और दो चीजें होंगी हियरिंग के बाद, क्या? या तो कंसेंसस is reached या consensus is not reached, मतलब consensus समझते हो, believing upon the same thing in the same sense, या तो दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे से सहमत होंगी। कंसेंसस से शब्द आया, कंसेंट, सहमति। तो या तो कंसेंसस तक पहुंच गए या कंसेंसस तक नहीं पहुंचे। अगर कंसेंसस तक पहुंच गए तो जो भी करके कंसेंसस तक पहुंचे उसको एग्जीक्यूट कर लो, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, अपॉन एग्जीक्यूटिंग पास ऑर्डर विद इन 60 डेज। और अगर कंसेंसस तक नहीं पहुंचे तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑब्जेक्शन इज रिजॉल्व्ड। वही या तो उसको पे करो, है ना। आप बोल दो सर हमने उसको पे ऑफ कर दिया, वो बहुत बकवास कर रहा था, कोई बात सुन नहीं रहा था, हमने उसको पे ऑफ कर दिया, और सर ये एफिडेविट दे रहे हैं कि हमने उसको पे ऑफ कर दिया, सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोलेंगे तो हम लायबल होंगे। और जिस दिन आपने ये दिया उसके विद इन 60 डेज क्या होगा, फिर ऑर्डर दे देगा।
सर जहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था वहां 15 दिन, जहां पे ऑब्जेक्शन है वहां 60 दिन, ऐसा क्यों? सर उसको भी तो टाइम चाहिए ना वेरीफाई करने के लिए कि जो तुम बोल रहे हो वो हुआ भी या नहीं। कैलाश फिर अभी क्लास में आ जाएगा। चलो जी, फिर हमने बोला कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट विल पास द ऑर्डर with such terms and conditions as it deems fit. याद रखना अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इंस्पेक्शन चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना नहीं अलाउ किया जाएगा। हाँ, जैसी कोई इंक्वायरी खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको अलाउ कर देंगे। सो इफ एनी प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन is pending against company, shifting of registered office will not be allowed. However, once the proceeding, inquiry, investigation is disposed of, such shifting will be allowed. ठीक है? अच्छा, एक बार ऑर्डर पास हो गया, आप INC 22 फाइल करोगे ROC को along with सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है बेटा प्रूफ ऑफ ओनरशिप। क्या फाइल करोगे? व्हाट इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप? मतलब भाई आपने एक, आप बोल रहे हो अब मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में नहीं है, मेरा पुणे में है, तो पुणे में जब आपका होगा या तो आपने रेंट पे लिया होगा वो, तो अगर रेंट पे लिया तो रेंट का एग्रीमेंट दो। अगर आप बोलते हो नहीं वो मेरा ही ऑफिस है, आपका ऑफिस है, तो प्रॉपर्टी के पेपर्स दो। आप बोलते हो नहीं सर मेरा ऑफिस नहीं है, वो एमडी की जगह है, एमडी ने ऑफिस को यूज करने के लिए दी है, तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो। एमडी प्रॉपर्टी के पेपर्स देगा प्लस नो ऑब्जेक्शन। तो मतलब प्रूफ ऑफ ओनरशिप देनी पड़ेगी बेटा आपको कि आप रेंट पे हो, ओन करते हो, लीज करते हो, और जो भी करते हो उसके डॉक्यूमेंट देने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको INC 22 में देने पड़े। बोलो बोलो बोलो, मेरे से पूछो। अच्छा, ये कोई प्रोसिक्यूशन चल रही थी, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कोई इंक्वायरी चल रही थी, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म में फटाफट लिख दिया मैंने। हमने बोला कि सर इसके बाद कंपनी मस्ट चेंज एड्रेस इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, है ना? अच्छा, ROC will grant a fresh इन्वेस्टिगेशन COI दे देंगे। हाँ, दोनों ROC को दे देंगे। एंड कंपनी मस्ट चेंज एड्रेस इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपके लेटर हेड पे चेंज होगा,
साइन बोर्ड पे चेंज होगा। चश्मा होता ना तो ऐसे देखना नहीं पाता। इसमें लाइन कॉमन नहीं सील है पे कॉमन सील पे काम होता लाइन है। उठ के लेना पड़ेगा। क्या? आपके क्या नाम है, नहीं, ऐसे में तो फिर जल्दी हो रहा। जो भी आपके अच्छा आप अपने कस्टमर्स को बताओगे, मेरे बैग में होगा। बैंक्स को बताओगे, इतनी गलती है ना। एम्प्लॉइज को बताओगे, ये लो, एंड अदर चाय पी लो तुम। पैन में, टैन में, जीएसटी सर्टिफिकेट में, हर जगह पे चेंज करोगे ना, अभी भी चूल्हा जल रहा है, भाप लग गई तो भैया की चाय जल गया था। तो अकॉर्डिंगली वो सारे अच्छा आपको हाँ, चेंजेस देखते करने फिर पड़ेंगे। पुराने और इस तरीके से आपका रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू फाइनली हो गया है ना। आज की क्लास में हो गया। बता दूंगी। शिफ्टिंग तो कर ही चुकी होगी कंपनी पहले। मैं समझा नहीं, शिफ्टिंग का मतलब क्या बोल रहा है? शिफ्टिंग का मतलब सामान उठा के ले जाने वाली। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, करते जाओ पर आराम आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रिकॉर्ड में वो हो गया, अब आप आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, मत जाओ, रजिस्टर्स में अब रिकॉर्ड्स में वही हो गया अब एड्रेस। अभी आपके ऊपर है कब जाते हो कब नहीं जाते। चलो ठीक है जी, आज इतना ही, पर ये इतना ही था, ये तो बहुत ज्यादा तो जल्दी हटाते हैं, इतने जल्दी हटाते हैं महंगा।